हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम क्लास 10th के लाइव बायोलॉजी के लाइव प्रोसेस का चैप्टर सीक्वेंस चला रहे थे, जिसमें आपको मैंने 2 वीडियो दे दिया, 2 पार्ट आपको पढ़ा दिया। स्टार्टिंग मैंने कर दिया था कि लाइफ क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग को लिविंग में कैसे कन्वर्ट करना है। सेकेंड पोर्शन आपका मैंने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा दिया था, जो कि मैंने बोला था कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वो स्कूलों में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन मैंने पढ़ाया कि एलिमेंट्री कैनाल से करवाया जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। फिर ठीक है, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने बोला था आपका माउथ आता है। ठीक है, अपर एंड लोअर लिप जो आपका होता है वो माउथ होता है। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको फिर बकल कैविटी मिलेगा, जिसमें आप बकल कैविटी बोल सकते हो या ओरल कैविटी बोल सकते हो। बकल कैविटी में आपका 2 आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं आपका? एक आ जाएगा टीथ और आगे आएगा एक टंग। अगर एक होगा सिंगुलर में होगा तो आप उसको टूथ बोलोगे, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसको आप टीथ बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आपका बकल कैविटी से आप मतलब टंग हो गया आपका। फिर बकल कैविटी से आप आगे जाओगे तो आपको फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग्स क्या है? रिस्पायरेशन का और ये डाइजेशन का एक कॉमन चैम्बर होता है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद आप ओसोफेगस, ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो आपको ओसोफेगस मिल जाएगा, जो कि एक पैसेज देता है कि आपका जो फूड है वो फेरिंग्स से स्टमक में चला जाए। ठीक है, उसके बाद आपका स्टमक होता है। स्टमक में आपके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पाइलोरिक, फंडस, कार्डियक। ठीक है, सीक्वेंस अभी कोई जरूरी नहीं, आप पहले याद कर लो। स्टमक के 3 पार्ट, पाइलोरिक, फंडस, कार्डियक। फिर आपका स्टमक जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम। कौन कौन से? सीकम, कोलन, रेक्टम। फिर कोलन वाले के भी 4 पार्ट है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली पूरे एलिमेंट्री कैनाल हो गए। बाकी ग्लैंड के रूप में आपके पास 3 है, सेलेवरी ग्लैंड है, लीवर है एंड पैंक्रियाज है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पढ़ने हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आपको छोड़ा कहाँ पे था? आपको मैंने टूथ पे छोड़ा था। ठीक है, आपको मैंने एनामल पढ़ा दिया था, आपको मैंने डेंटाइन पढ़ा दिया था। एनामल मैंने बोला था कि बाई बर्थ। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को डाउट थी कि एनामल जैसे आपका जो दांत है वो 2 बार निकलता है। ठीक है, कुछ बच्चों का था डाउट कि इनेमल 2 बार नहीं आता है जनरली। ये जो हमारे अंदर जो दांत इरप्शन होता है, जो निकलता है, वो 2 दांत बार निकलता है। ठीक है, एक जिसको आप टेम्परेरी, जिसको आप दूध का दांत बोलते हो, फिर वही परमानेंट भी हो जाता है। तो सवाल ये था कि मैंने उसमें बोला था कि एम्ब्लियोब्लास्ट सेल जो होती है वो इनेमल बना के फिर चली जाती है, तो फिर दूसरी बार कैसे परमानेंट आता है? देखो, ऐसा है कि जब दूध का दांत निकलता होता है तो उस समय एम्ब्लियोब्लास्ट सेल जो होती है वो फुल्ली डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छे से पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, तो आपका इनेमल की कोटिंग बचपन के टाइम पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग का फेज होता है ना, 5-6 साल 7 साल तक जो दांत टूटता है, उस पे इनेमल की कोटिंग उतनी अच्छे से नहीं की गई होती है, क्योंकि एम्ब्लियोब्लास्ट सेल अभी जस्ट डेवलप हो रहा है, तो कोटिंग उतनी अच्छे से नहीं की जाती है। जब आपका ये टेम्परेरी जो होता है, आपका दूध का दांत जो वो टूट जाता है, तो उसके टूटने के बाद जो दांत निकलता है, उस कंडीशन में एम्ब्लियोब्लास्ट फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। अब जब आपका दांत निकलेगा तो एम्ब्लियोब्लास्ट काम करना शुरू करेगा, और दांत निकलेगा तो उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग वो चढ़ा देगा। ठीक है, अब बाई चांस मान लीजिए आप 20 साल के हो गए और आपका दांत टूट गया, तो अगर अब दांत टूट गया तो अब आपका नया दांत निकलेगा नहीं, और फिर क्योंकि एम्ब्लियोब्लास्ट अब बनेगा नहीं, तो इनेमल की कोटिंग अब नहीं आएगी। स्टार्टिंग के जो वो बचपन के दिन होते हैं उसमें एम्ब्लियोब्लास्ट फुल्ली डेवलप नहीं होता है, तो उस समय नहीं रहता एम्ब्लियोब्लास्ट, अभी डेवलप ही कर रहा है, तो कोटिंग नहीं रहती बचपन में। वो जो सेकेंड टाइम वाला होता है परमानेंट, उस टाइम पे एम्ब्लियोब्लास्ट सेल फुल्ली डेवलप हो जाता है और उस समय एनामल की कोटिंग कर दी जाती है। इसके बाद अगर फिर टूटता है तो फिर आप नहीं करा सकते हो। ठीक है, बाकी डेंटाइन एनामल मैंने बना था हार्डेस्ट नॉन लिविंग पार्ट होता है आपकी बॉडी का भी, और डेंटाइन जो होता है वो हार्डेस्ट लिविंग पार्ट होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, वो उसमें 96% था, इसमें 70% मिनरल मैटर थे। ठीक है, येलोइश के नेचर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, एनामल शाइनिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब उसके बाद कुछ एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा ऊपर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पढ़ने में और आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, इससे प्रॉफिट ये रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा 11th का है बट आपको करने में ठीक लगेगा। देखिए,
दांत को क्लासिफाई किया गया है 3 तरीके से। पहला, शेप एंड साइज के बेसिस पे टूथ को डिटरमाइन कर दिया है, अलग कर दिया है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन ऑफ टीथ। सक्सेशन मतलब कितनी बार दांत निकल रहा है एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ टाइम में। तीसरा है बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, आपका जो दांत है वो जबड़ों में अटैच कैसे है। ठीक है, तो 3 बेसिस पर अटैच है, मतलब डिवीजन किया गया है। पहला हो गया शेप एंड साइज के बेस पे कि दांत का शेप क्या है, दांत का साइज क्या है। दूसरा हो गया आपका कि पूरी जिंदगी में दांत कितनी बार निकल रहा है, मतलब सक्सेशन ऑफ टीथ। और थर्ड हो गया आपका अटैचमेंट ऑफ टीथ, कि आपका टीथ कैसे अटैच है आपके जबड़ों में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखो, पहला है होमोडेंट हेट्रोडेंट। अब मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर करने की जरूरत है। होमो का मतलब ही होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका मतलब है होमो का मतलब हो गया सेम और हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट। होमोडेंट का मतलब है जिनके सभी दांत एक जैसे होंगे, वो होंगे होमोडेंट। एग्जाम्पल के तौर पर रेप्टाइल्स। हेट्रोडेंट वो होते हैं जिनके सारे दांत, जितने भी दांत होते हैं, उन सभी का शेप एंड उन सभी की साइज अलग अलग होती है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ सक्सेशन ऑफ टीथ, कितनी बार निकल रहा है। अच्छा, पूरी जिंदगी में अगर दांत सिर्फ एक ही बार निकल रहा है, ठीक है, वो हो गया मोनोफाइडेंट। मोनो का मतलब होता है सिंगल। डंट जो वर्ड होता है वो हम जनरली टीथ के लिए ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट जैसे आप करते हो ना, डेंट, वही है। मोनोफाइडेंट मतलब कि सिर्फ पूरी जिंदगी में एक बार दांत निकलेगा, जैसे वेल हो गए एग्जाम्पल। डाइफेडेंट, इसमें पूरी जिंदगी में 2 बार निकलता है, जैसे मैमल, जैसे हम लोग हो गए। अब आपको डाइफेडेंट में आपने देखा होगा कि इसमें जो दांत निकलता है वो इसको डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले दांत निकलता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। ठीक है, और जो बाद में दांत निकलता है सेकेंड टाइम में, जो अभी आप लोगों के पास होगा, वो है परमानेंट टीथ। तो 2 बार निकलता है, तो जो बचपन में दूध का दांत जिसे आप बोलते हो वो टेम्परेरी दांत होता है, उसके बाद फिर एक बार निकलता है, उसको परमानेंट बोलते हैं। तो क्योंकि पूरी जिंदगी में 2 बार निकलता है, इसीलिए हम उसको डाइफेडेंट बोलते हैं। थर्ड है आपका पॉलीफेडेंट। पॉली ऑब्वियस है, क्लियर है कि पॉली का मतलब हो गया तोड़ते रहो निकलता रहेगा, तोड़ते रहो निकलता रहेगा। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका एम्फीबिया। ठीक है, थर्ड है आपका अटैचमेंट ऑफ टीथ। टीथ के अटैचमेंट में आप कैसे अटैच कैसे होता है। एक्रोडेंट, देखो एक्रोडेंट का मतलब क्या है कि आपका जो टीथ है वो आपके एकदम सरफेस पे ही अटैच होगा। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा जब आपका दांत टूटने वाला होता है तो वो हिलना थोड़ा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर एकदम सरफेस पे ही अटैच होता है तो आप उसको हल्का सा झटका दोगे, दांत टूट जाएगा। तो एम्फीबिया के जो दांत होते हैं वो एकदम सरफेस पे ही अटैच होते हैं, आप हल्का सा झटका दोगे तो उनके दांत टूट जाएंगे। अगर सरफेस पे ही अटैच है तो उसको हम एक्रोडेंट बोलते हैं। प्लूरोडेंट, प्लूरोडेंट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा अंदर इन्वेजिनेट होगा वो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बट वो एक लगभग एक्रो से थोड़ा सा अंदर चला जाता है वो। ठीक है, स्नेक और लिजर्ट में होते हैं ये। थीकोडेंट, जनरली मैमल और क्रोकोडाइल में। थीकोडेंट में क्या है ना, एक एक ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, हर एक दांत के लिए एक पर्टिकुलर कॉलम बना होता है कि इस वाले कॉलम में ये दांत, इस वाले कॉलम में ये दांत रहेगा, इस वाले में ये। तो पर्टिकुलरली एक एक ग्रुप्स बने होते हैं जिससे आपके दांतों का अरेंजमेंट या उसका फिटिंग बहुत अच्छी होती है उसमें। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं थीकोडेंट। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। होमोडेंट, सभी दांतों का शेप एंड साइज सेम रहेगा। हेट्रोडेंट, सभी दांतों का शेप और साइज अलग अलग रहेगा। मोनोफाइडेंट, सिर्फ जो एक बार निकलते हैं पूरी जिंदगी में। डाइफेडेंट, जो 2 बार निकलेंगे। जो पहले निकलते हैं उसको टेम्परेरी दूध का दांत बोलते हैं, डेसीडियस टीथ भी बोलते हैं, कुछ किताबें लिखती हैं। ठीक है, सेकंड टाइम वाला परमानेंट टीथ। उसके बाद आपका आ गया पॉलीफेडेंट, जो कई बार निकलते रहेंगे जिंदगी में। एक्रोडेंट का मतलब जो ओनली सरफेस पे अटैच होंगे। फ्लूरोडेंट का मतलब है जो सरफेस से थोड़ा सा अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है। थीकोडेंट का मतलब है जो पूरा लैटरल ग्रूव्स उसको मिला रहेगा कि उसमें जाके वो कंप्लीटली फिट होता है वो। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपको ह्यूमन का देखना है, ठीक है, किसमें ह्यूमन किस में आता है, क्योंकि जैसे ह्यूमन के पास कौन कौन सा दांत है, तो इसके लिए मैं इधर वाला पोर्शन मिटा देता हूं। चलिए देखो, ह्यूमन के लिए क्या है, आप पहली बात तो अपना देख लो कि ह्यूमन का, देखो सबसे पहले ऊपर से उठा लो। अब देखो हम क्या है कि
हमारे सारे दांत एक जैसे तो है नहीं, ठीक है, हमारे सारे दांत तो एक जैसे नहीं है, तो हम होमो में है कि हेट्रो में है, तो हम तो हेट्रो में है, तो हमारा हेट्रोडंट है, ठीक है। सेकंड आ जाओ नीचे, मोनो डाइफाई। अब आप बताओ आप किस में आते हो, आप तो डाइफेडेंट में आते हो, तो आपके 2 बार दांत निकलता है, तो आप जो है डाइफेडेंट हो। तीसरा बताओ, क्या आपके दांत एकदम सरफेस पे अटैच है? नहीं। क्या एकदम हल्का सा अंदर? नहीं। आपके दांतों के पास एक लेटरल ग्रूव है, हर दांत के लिए जबड़े में एकदम फिट जगह, तो वो हो गया आपका थीकोडेंट, तो आप थीकोडेंट हो। अब इसको याद कैसे करें, तो देखो इसके लिए जो ट्रिक है आपको याद कैसे करना है कि ह्यूमन का दांतों का अरेंजमेंट। अच्छा, सबके घर डिश लगा होगा, ठीक है, तो आई थिंक इसका नाम आपने सुना होगा, DTH। DTH जनरली डिश के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो DTH, डी से हो गया आपका डाइफेडेंट, टी से हो गया आपका थीकोडेंट, और एच से हो गया आपका हेट्रोडेंट। तो आप ये याद रखिएगा कि ह्यूमन जो होते हैं या ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो यही फॉलो करते हैं। डी मतलब कि डाइफेडेंट, 2 बार दांत निकलेगा। टी थीकोडेंट होते हैं, मतलब कि उनके लेटरल ग्रुप्स फिट होते हैं, दांत उसमें फिट हो जाएंगे। एच हेट्रोडेंट होते हैं और सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, चीजें इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इनको। चलिए अब आते हैं, क्योंकि हमारे पास हेट्रोडेंट है हम, तो अगर हम हेट्रोडेंट हैं तो हमारे पास कौन कौन से दांत होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ टूथ, टाइप्स ऑफ टूथ। अब हमारे पास टूथ एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 4 तरीके के दांत हैं, ठीक है, जिनमें पहला है आपका इन सीजर, आई, ठीक है, शॉर्ट में इसको आप आई भी कर सकते हो याद करने के लिए। सेकंड है आपका कैनाइन, जिसको आप सी कर सकते हो। थर्ड है आपका प्री मोलर, पी से कर सकते हो। और फोर्थ है आपका मोलर, जिसको आप एम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 तरीके की आपके पास दांत हो गए, आई, सी, पी, एम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब इसमें एक पहले छोटी सी चीज याद कर लीजिए, देखिए ये जो मोलर वाला होता है ना, अभी से इसको याद कर लो कि ये जो मोलर वाला होता है ये 18 ईयर के बाद ही निकलता है, ठीक है। यानी कि अभी आपकी एज जो होगी, अभी आपके मुंह में बकल कैविटी में मोलर नहीं होगा। जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तब आपके जबड़ों में, आपके मुंह में मोलर आना शुरू होगा। यानी 18 साल से पहले आपके पास सिर्फ इंसीजर होता है, कैनाइन होता है और प्री मोलर होता है, मोलर नहीं होता है, ठीक है। अब इसको जैसे जनरली मैं याद कैसे करवाता हूँ बहुत शॉर्ट में, फंक्शन तो आपको याद करने ही है, बट ऐसे देखो, इंसीजर जो होते हैं ना वो खरगोश वाले दांत होते हैं। आगे के जो दोनों दांत होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2, जिसको हम बचपन में इंडिया गेट बोलते थे अगर टूट जाता था तो आगे के जो दोनों खरगोश वाले दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। कैनाइन जो आपके किनारे वाले दांत होते हैं, जैसे इनको आप पैकेट फाड़ना होता है तो आप थोड़ा पैकेट किनारे करते हो, फिर ऐसे करके फाड़ते हो ना, या आप शुगर केन गन्ना उन्ना खाते हो तो वो भी किनारे से करते हो। तो ये जो किनारे वंपायर वाले टीथ होते हैं, नुकीले होते हैं जो, ठीक है, वो आपके कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर आपका पीछे वाला पार्ट होता है जो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है और मिक्सिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जनरली फंक्शन पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, इंसीजर में थोड़ा बहुत अगर आपको जानना हो तो आप ये याद कर सकते हो कि मार्जिन इज शार्प। इंसीजर की जो मार्जिन होती है वो काफी शार्प होती है, ठीक है। मार्जिन इज शार्प एंड यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। काटने के लिए और बाइट चबाने के लिए जो आपका दांत यूज किया जाता है वो आपका इंसीजर यूज किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, इंसीजर को बहुत कम ही किताबों में लिखा है, एक चीज़ और चलो, इंसीजर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं चीजल टीथ। चीजल का मतलब होता है छीनी, ठीक है। तो कुछ छीनी शेप का होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हथौड़ी और छीनी आपने देखा होगा, उसी शेप का होता है, इसीलिए इंसीजर को हम चीजल टीथ भी बोलते हैं। मार्जिन इनकी बहुत शार्प होती है और ये जनरली कटिंग एंड बाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैनाइन। अब देखो कैनाइन का काम क्या है। पहली बात तो कैनाइन का काम होता है शेयरिंग या टीयरिंग, चीरना और फाड़ने का जो काम होता है वो आपका कैनाइन का काम होता है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो वेल डेवलप होता है ये, ठीक है। इसके लिए लिख सकते हो शेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फ्लैश। शेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फ्लैश चीरने फाड़ने में यूज किया जाता है। दूसरी बात, एक चीज और लिख सकते हो इसमें, वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर। कार्निवोर में ये वेल डेवलप होता है, हमारे अंदर उतना नहीं डेवलप होता है जितना होना चाहिए, काम भर का नुकीला होता है, ठीक है। प्रीमोलर का काम क्या है, इसका काम जनरली होता है मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सेम काम इसका भी वही होता है, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मिक्स सलाइवा मिक्स करना, ठीक है। तो लगभग इन दोनों का काम वही होता है, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड ही दोनों का काम होता है। इंसीजर शार्प होता है, ठीक है, कटिंग एंड बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, चीजल तीर भी बोलते हैं। कैनाइन आपका शेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ फ्लैश, चीरने फाड़ने को होता है, वेल डेवलप होता है कार्निवोर में। मोलर और प्रीमोलर का काम होता है बस ये फूड को मिक्स करना और ग्राइंड करना। मोलर आपका जो होता है वो 18 साल के बाद ही निकलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो मोलर होते हैं चारों वो 18 साल के बाद ही निकलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है जो पेपर में पूछा जाता है, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, जो आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं डेंटल फॉर्मूला। देखो इसको याद कैसे करना है, देखो पहले तो ऐसे लिख लो, आई सी पी एम, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो ICPM। अब उसके बाद इसको याद कर लो 2 1 2 3। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ये एडल्ट का बताया जा रहा है, एडल्ट का मतलब है ये +18 वालों का है, 18 साल से ज़्यादा या 18 साल वालों का ही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 3, उसके बाद फिर नीचे 2 1 2 3, ठीक। अब इसको समझो कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपके जो ऊपर और नीचे के जो जबड़े हैं जरा ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो आपका पूरा एक ऊपर जबड़ा है, ठीक है, ये पूरा एक ऊपर है और सेम ऐसे ही आपका पूरा एक नीचे है। ऊपर अभी आपका देखो 2 पार्ट में डिवाइड है, अगर सेंटर से देखोगे तो इधर इतना पार्ट है और फिर ऊपर वाला भी इधर इतना पार्ट है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ऊपर वाला ये ऐसे डिवाइडेड है इधर और ये इधर डिवाइडेड है, ऐसे ही सेम नीचे वाला इधर डिवाइडेड है और फिर नीचे वाला इधर डिवाइडेड है। क्या ऐसा ही है, सेंटर से ये ऊपर वाला इधर और फिर ये वाला इधर, नीचे वाले भी ये इधर और फिर ये इधर, ठीक है। तो ऐसे डिवाइडेड है। अब ये जो ऊपर वाला कॉलम है, ये जो ऊपर वाला कॉलम है ये आधे जौ का भी आधा रिप्रेजेंट करता है। ये जो इतना पार्ट है ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इतने हिस्से में आपको 2 इंसीजर मिल जाएंगे, 1 कैनाइन मिल जाएगा, 2 प्रीमोलर मिल जाएंगे और 3 मोलर मिल जाएंगे, सिर्फ इतने पार्ट में। डिक्टो सेम ऐसे इधर वो भी मिल जाएंगे, 2 2 4 4 3 7 1 8, मतलब इतने हिस्से में 8 दांत हो गए, इतने हिस्से में भी 8 दांत हो गए। तो आधे जबड़े में कितने दांत हुए, 16 दांत हुए। सेम ऐसे ही नीचे 16 हो गए, तो 16 16 32। तो इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 2। अब इसमें मैथमेटिक्स ना लगाइयो कि ऊपर 16 ऊपर 8 नीचे 8 फिर 2 से काट दिया, जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर 8 हो गया
नीचे 8 हो गया, फिर इंटू 2 लिखा है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 दांत है तुम्हारे पास नहीं ना। तो मैथमेटिक्स मत लगाना, क्योंकि मैथ और बायो वालों की दोस्ती उतनी होती है जितना सांप और नेवले की होती है, ठीक है। तो उतनी बुद्धि मत लगाइएगा। अब आपसे ये एडल्ट प्लस है, आपसे क्वेश्चंस फ्रेमिंग क्या की जाएगी, ठीक है। देखो पहले तो आप टोटल टूथ इन बकल कैविटी पहले कर लो जरा, इंसीजर कर लो जरा। टोटल इंसीजर कितने हैं? 2 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल इंसीजर कितने होंगे आपके पास? 8। पूरे मुंह में टोटल इंसीजर 8 है। सेम पूरे मुंह में कैनाइन कितने होंगे? 4। फिर मुझे बताओ प्री मोलर पूरे मुंह में कितने होंगे? 8। और फिर पूरे मुंह में मोलर कितने होंगे? ये लो 3 3 6 3 9 और 3 12। जरा इनको टोटल करना, तो 12 और 8 हो गया 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले मोलर होते हैं ये 18 के बाद निकलते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये टोटल टूथ इन बकल कैविटी है, मतलब आप बोल सकते हो इसको फुल जॉ, पूरे जॉ में। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान ये रखना, आपसे फुल जॉ की बजाय अगर उसने हाफ जॉ पूछ लिया तो आधे में इंसीजर कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। कैनाइन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रीमोलर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और मोलर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको टोटल करो, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 2 16। तो पूरे मुंह में 32 दांत हो गए, आधे जबड़े में 16 हो गए। तो अब इंडिविजुअली है, अब इसका भी हाफ ऑफ भी करोगे तो फिर से हाफ ऑफ हो जाएगा और आधा आधा होता जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ हाफ जॉ, आधे का भी आधा करोगे, क्वार्टर की बात की जा रही है। तो इंसीजर आधे का आधे में कितने इंसीजर हो जाएंगे? 2। कैनाइन कितने हो जाएंगे? 1। प्रीमोलर कितने हो जाएंगे? 2। और मोलर कितने हो जाएंगे? 3। जरा इनको टोटल करो, 3 2 5 2 7 और 1 8। देखो आया कि नहीं आया? कि सिर्फ इतने पार्ट में आपके 8 दांत हैं, इतने पार्ट में 8, तो पूरे आधे जबड़े में 16 और पूरे जबड़े में 32। तो ये नोट कर लेना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के एमसीक्यू में, कि अगर फुल जॉ, ठीक है, राइट द नंबर ऑफ कैनाइन इन फुल जॉ, राइट द नंबर ऑफ प्रीमोलर इन हाफ जॉ, राइट द नंबर ऑफ इंसीजर इन हाफ ऑफ द हाफ जॉ। तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ सकते हैं। बाकी डेंटल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। ये हो गया आपके एडल्ट सेट का, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये तो हो गया आपका एडल्ट सेट का। अब हम करते हैं बिलो 17 या बच्चों का, जो भी 17 से कम के होंगे, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। अब आते हैं जरा बिलो 17 वालों का। तो कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं चेंजेस, बस ये बिलो 17 में 2 1 2 2 हो जाएगा, बस फर्क इतना ही आएगा। 2 1 2 3 की जगह इसमें 2 1 2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप कर सकते हो बिलो 17, 17 से नीचे वालों का ही है, ठीक है। जरा इंसीजर काउंट कर लो, इंसीजर देखो 8 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैनाइन 4 ही होगा, प्रीमोलर 8 ही होगा। मोलर देखो चेंज हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा यहाँ। तो अगर ये 8 हो गया तो अब देखो 8 8 16, 16 8 24, 24 और 4 28, तो 28 दांत है। और वो जो बाकी निकलेंगे, जो एक्स्ट्रा वाले एक एक जो बच रहे हैं, वो बोलते हैं ना 28 दांत ही। अभी जनरली जो उम्र होती है 15 17 19 20 21, इसमें जो होते हैं लगभग 28 29 दांत ही रहते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द जॉ में ये सारे सेम रहेंगे, ये चेंज हो जाएगा। 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका आधा करोगे तो 14 ही आना चाहिए। 4 4 8 4 12 2 14। फिर अब इसमें चेक कर लो, इसका करोगे तो ये और आधा हो जाएगा।
14 का आधा हो गया ये 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, ये बिलो 17 के लिए डाटा है और वो एबव 17 के लिए था या एबव 18 के लिए था, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स किसे कहते हैं? देखो टूथ, टंग हो गया। अच्छा टंग है जनरली, टंग का काम क्या होता है? टंग जनरली आपका टेस्ट बड होता है, ठीक है। कोई भी टेस्ट हो गया आपका, खट्टा मीठा तीखा, ये जो सेंसिंग का होता है, क्योंकि टंग को आपने बेसिक्स 5 सेंस ऑर्गन में पढ़ा होगा। तो टंग जो है वो बस टेस्ट को महसूस करने के लिए, उसको जनरली एक इंटरप्रेट करने के लिए हम टंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? देखो फेरिंग जो होता है वो कॉमन चैम्बर होता है किसका? रिस्पायरेशन का और डाइजेशन का। अभी रिस्पायरेशन का मतलब आपको क्लियर नहीं है तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि रिस्पायरेशन बोल दो या इसी को आप ब्रीदिंग बोल दो, ठीक है। तो ठीक है, कॉमन चैम्बर ये रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन का 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है। अब उसके बाद कुछ थोड़ी सी एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है नीचे, इसको ध्यान समझना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने लिखा है इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखो आपके यहाँ पर 2 पाइप होती है, एक होती है ट्रैकिया जिसको आप विंड पाइप बोलते हो, ठीक है। एक होती है आपकी ट्रैकिया जिसको आप विंड पाइप बोलते हो, और उसी ट्रैकिया के जस्ट बगल आपका होता है ओसोफेगस जिसको आप फूड पाइप बोलते हो, ठीक है। तो ओसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। और ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को हम विंड पाइप। अब देखो होता क्या है, विंड पाइप जो होता है वो थोड़ा सा आगे होता है कंपैरिजन टू ओसोफेगस। मैंने दूर दूर बनाया ताकि आपको क्लियर रहे। अब ओसोफेगस की जो पाइप होती है, ठीक है, जस्ट एन इमेजिन ये ओसोफेगस है, तो ये ओसोफेगस की पूरी क्या हो गई, ये ओसोफेगस की पूरी पाइप हो गई। और इसका ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसका ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन आपका गलेट हो गया उसका, ठीक है। ये पोर्शन आपका ये वाला आपका गलेट हो गया, और ये पूरा पीछे वाला जो पोर्शन है ये ओसोफेगस हो गया। सेम ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही इधर भी ये भी ऐसे रहेगा। नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपका ट्रैकिया हो गया, और ये जो उसका ये वाला पोर्शन है ये ग्लॉटिस होता है, और उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है जिसको हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर ये देखो ये वाला ये पोर्शन जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओसोफेगस हो गया, ठीक है, ये आपका ओसोफेगस हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका गलेट हो गया, उसके जस्ट बगल आपका नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका ट्रैकिया हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये आपका ग्लॉटिस हो गया, और इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ऐसे प्रेजेंट होता है जिसको हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो जो इपीग्लॉटिस होता है वो फिक्स होता है, इपीग्लॉटिस आपका मूव नहीं करता है, ठीक है। ग्लॉटिस ऊपर नीचे मूव करता है, और ऐसा लगता है कि इपीग्लॉटिस मूव कर रहा है, बट इपीग्लॉटिस मूव नहीं करता है, ग्लॉटिस मूव करता है। आप ये ध्यान रखिए, इपीग्लॉटिस फिक्स होता है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप फूड अंदर लेते हो, ठीक है, जैसे ही आप फूड अंदर लेते हो तो फूड जैसे ही आता है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, फूड अगर ऐसे ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और जैसे ही फूड आएगा तो क्योंकि जैसे ही फूड इपीग्लॉटिस पर टकराएगा, क्योंकि फूड प्रेशर मारेगा, और प्रेशर मारने की वजह से इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे ढक देगा उसको, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये तो वहीं रहेगा। अब थोड़ा सा ये जैसे आप खाना खाते हो या पीते हो तो आप थोड़ा सा ये चीज ये ऐसे खींचते हो ना, अपने गले को थोड़ा ऊपर खींचते हो ना, ऊपर की साइड, तो एक्चुअली ये ऐसे रहता है, आपका गला ऊपर खींचता है थोड़ा सा, तो ये चीज ऐसे ही रहता है, ठीक है, ये चीज ऐसे ही रहेगा। आपका गला मान लीजिए ऐसे है, तो जब आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देते हो ये, तो ये ऐसे ऊपर जाता है, और ऊपर जाने की वजह से ये इस ढक्कन से इपीग्लॉटिस से कवर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे है, ये ऐसे गया, अब आपने सांस वो क्या बोलते हैं, एक प्रेशराइज दिया, अपने गले को यहाँ पे प्रेशराइज दिया, प्रेशराइज देते ही ये चीज़ ऐसे ऊपर उठेगी, और ये ऊपर उठेगी, ये फ्लिप बंद हो जाएगी, और उसी इपीग्लॉटिस के ऊपर से आपका जो फूड है वो स्लिप करके गलेट के थ्रू ओसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे रहेगी आपकी, ये चीज़ ऐसे रहेगी, ये चीज़ ऐसे रहेगा। अब जब
ऐसे करते हो तो ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये जब ऊपर जाएगी तो इपिग्लॉटिस कवर कर देगा उसको, और फूड इसी इपिग्लॉटिस से होता हुआ बगल वाली पाइप जो गलेट ओसोफेगस है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं खाते समय कभी बोलना नहीं चाहिए। रीजन ये है क्योंकि ये फूड पाइप, भाई बोलने के लिए हवा अंदर बाहर भी होनी चाहिए, ठीक है। बिना आप हवा अंदर बाहर की आप बोल नहीं सकते हो, और हवा आपका ट्रैकिया से ही होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली बोला करोगे तो ये ट्रैकिया आपका ऊपर नीचे हुआ करेगा, और ट्रैकिया जब आपका बार बार ऊपर नीचे होगा, उसी में आप खाना भी खा रहे हो, तो जरूर कभी ना कभी ऐसा मिसमैच हो जाएगा कि आपका फूड गलेट की बजाय ट्रैकिया में एंटर कर जाएगा। और अगर ट्रैकिया में एंटर कर जाएगा तो फिर वही आपको अटकन महसूस होती है, या आपको खांसी आने लगती है, तो फिर पानी पीते हैं या पीठ पे थपथपा करते हैं ना, तो वो ताकि बाहर आ जाए वो। तो इसीलिए जब भी खाना, देखो मेडिकली हर चीज़ प्रूफ होती है, तो जब भी आप खाना खाएं मुंह बंद करके चुपचाप ही खाना खाएं, ज़्यादा बोल पंचायती नहीं करनी चाहिए। खाते समय सिर्फ खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इससे 1 से 2 नंबर आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लॉटिस, क्या होता है ये, क्या काम करता है। तो ये याद रखिएगा, ग्लॉटिस मूवेबल होता है, एपिग्लॉटिस नॉन मूवेबल होता है। एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्लॉटिस के ऊपर, जो प्रिवेंट करता है फूड को कि वो ग्लॉटिस में एंटर ना कर सके, ठीक है। बस ये काम करता है। तो ये याद रखिएगा, बेसिक 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बाकी कुछ एक चीज 1-2 इंफॉर्मेशन ऐसे डाटा है कि आप कभी भी साउंड जो है ना, आप एक्सपायरेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। जब आप सांस छोड़ते हो तभी आप बोल ही सकते हो। आप चाहे तो करके चेक कर लो, सांस लेते समय आप कभी बोल ही नहीं सकते हो। आप चाहो तो अभी आप पढ़ रहे हो इसी समय आप करके भी चेक कर लो, तुरंत आप करके चेक करो, लेक्चर पॉज करके एक बार चेक कर लो। आप सांस लो और बोलने का प्रयास करो। बोलते समय आप सांस लेते समय आप कभी बोल नहीं पाओगे। जब भी आपकी आवाज निकलती है सांस छोड़ते समय ही निकलती है, मतलब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ही आप सिंगर्स जो होते हैं वो देखो, जो उनकी टोन होता है वो एक्सपायरेशन करते समय ही वो उनका निकलता है। हाँ, लेकिन एक जानवर ऐसा है, ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया कि आप इंस्पायरेशन में भी बोल ले जा रहे हैं और एक्सपायरेशन में भी बोल जा रहे हैं, देन यू आर डेफिनेटली बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डंकी। तो आप गधे की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ गधा ही एक ऐसा है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों ही प्रोसेसेस में वो आवाज निकाल सकता है या वो बोल सकता है, ठीक है। बाकी हम जो हैं, हम इंसान जो मैमल हैं, वो सिर्फ एक्सपायरेशन में ही आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंस्पायरेशन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं इसमें, और 1-2 चीज़ें और आपने देखी होगी। ये आपने देखा होगा, अपने कभी शीशे में अगर देखा होगा अपना मुंह खोल के बड़ा सा, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे घंटे की तरह ऐसे पीछे यहाँ पर लटक रहा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल, जो आपका पीछे ऐसे लटक रहा होता है। जनरली इसका काम होता है आपकी बॉडी को बैलेंस करना, और जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एक रास्ता प्रोवाइड करना, या एक बोल सकते हैं रास्ता प्रोवाइड करता है। और दूसरा एक वर्ड नहीं मिल रहा है, वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप ऐसा समझो, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल में, तो अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन इन टॉन्सिल, अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। बायो में कभी भी याद रखो, कभी भी बायो में अगर आइटिस शब्द आया तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग, या इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर बायो में कहीं भी ये वर्ड आया तो समझ जाना कि ये या तो स्वेलिंग है या तो इन्फ्लेमेशन है। सेकंड, अगर टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो आप उसको रिमूव करोगे, तो रिमूव आप उसको सर्जिकल से करोगे, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। अगर आप टॉन्सिल को सर्जरी से रिमूव करते हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर कहीं भी लास्ट में अगर आपके एक्टोमी वर्ड आता है, इसका मतलब है आपने वहां सर्जिकल रिमूवल किया है।
तो ये छोटी छोटी फैक्ट है जो आपको बायो में पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेंगी। आइटिस वर्ड आता है तो वो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को करता है, तो अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन और स्वेलिंग होती है तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अगर आपने टॉन्सिल को सर्जिकली रिमूव किया होगा तो उसको हम टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं, और एक्टोमी वर्ड हम जनरली सर्जिकल रिमूवल के लिए ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टमक। अब देखो बीच में ओसोफेगस भी है, अभी ओसोफेगस फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस को भी डिटेल बताएंगे। अभी आप देखो जनरली क्या है, फेरिंग्स के बाद आपका ओसोफेगस एक स्ट्रक्चर बढ़ता है। ओसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब होती है, तो इसी में मैं उसको भी कवर कर दे रहा हूं कि ओसोफेगस जो होती है एक लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है, जगह नहीं है ऊपर, आप ऐसा समझो एक ओसोफेगस क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है। ठीक है, इस ट्यूब का काम क्या होता है, क्योंकि आपने ऊपर देखा आपके पास फेरिंग्स था। ठीक है, अब फेरिंग्स और स्टमक के बीच में ये एक कॉमन पैसेज होता है कि अगर आपका खाना, आपका जो फूड है वो फेरिंग्स से स्टमक में अगर आना है, फेरिंग्स से अगर स्टमक में आना है तो वो ओसोफेगस से ही होता हुआ आएगा। ठीक है, अभी इतना जानो, बाकी कैसे आता है मैं एक अभी वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। ओसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एक बार रिलैक्स करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब दोनों करता है तो उसी को हम जनरली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने बताया कि ओसोफेगस जो होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसको मैं डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अभी देखो ओसोफेगस क्या है कि वो आपका फूड जो है वो धीरे धीरे ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में एंटर करेगा। एक बात और है, स्टमक में एंटर करने से पहले, स्टमक में एंटर करने से पहले और ओसोफेगस जहां खत्म होता है वहां पे एक बॉर्डर लाइन तैयार की जाती है। ठीक है, यहां पर एक बॉर्डर लाइन तैयार की जाती है, और ये जो बॉर्डर लाइन होती है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर शब्द का मतलब होता है वॉल्व। ठीक है, अब ऐसा कुछ ये होता है कि ये ऐसे लगता है। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, आपका फूड ऊपर से आएगा, फूड इसको प्रेशराइज करेगा, ये फ्लैप ऐसे खुल जाएगा, फूड आपका नीचे स्टमक में चल जाएगा और ये फ्लैप ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसका काम ये होता है कि जैसे फूड आया, अब जैसे फूड आपका आया तो फूड यहाँ ओसोफेगस से फूड आ रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल ने उसको प्रेस किया, ये ऐसे खुल गया, आपका जो फूड है वो स्टमक में चला गया, उसके बाद ये वापस बंद हो जाएगा। अब अगर ये वापस बंद हो जाएगा तो फिर वापस ब्लैक फ्लो नहीं कर पाएगा कि फूड आपका वापस ओसोफेगस से होता हुआ माउथ में चला जाए। ठीक है, तो आप अगर फंक्शन को पूछता है आपसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल का फंक्शन क्या है, तो आप लिख सकते हो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। ये फूड के बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो स्टमक होता है, मैंने बोला था ना 3 पार्ट होता है। स्टमक का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपका कार्डियक होता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट आपका फंडस होता है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका पाइलोरिक होता है। तो कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक क्या होता है, कार्डियक आपका वो पार्ट है जो आपका ओसोफेगस आपके स्टमक में आके ओपन होता है। फंडस जो होता है जनरली आपका ये गैसियस पार्ट होता है। ठीक है, जहां पर आपकी गैस स्टोर की जाती है। और पाइलोरिक वो पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट है, और इसी के आगे से जस्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें हैं स्टमक के बारे में। देखो मैंने अभी डाइजेशन नहीं पढ़ाया है, अभी बस आपको एक हर पार्ट की एक प्रॉपर समरी सिर्फ दी जा रही है। ठीक है, अभी डाइजेशन कैसे होता है, कौन करवाता है, कौन सा एंजाइम है, वो सब अभी नहीं पढ़ाया, अभी बस जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आप वैसे कवर करते जाओ। देखो स्टमक जो होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, इसकी लोकेशन पूछी जाती है। देखो थोड़ा सा देख लो, आपकी जो ये ऊपर वाले पार्ट होता है इसको बोलते हैं थोरैसिस, जहां पर आपका हार्ट होता है, लंग होता है, ये होता है थोरैसिस कैविटी। ठीक है, थोरैसिस पार्ट होता है। और ये जो आपका नीचे वाला जहां आपका स्टमक, स्मॉल, लार्ज, पैंक्रियाज, लिवर, ये होता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, आई थिंक दिख रहा होगा आपको,
ऊपर वाले को हम जनरली जो जिसमें क्या बोलते हैं हार्ट और रिब केज प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी थोरैसिस कैविटी होती है। और जो आपका लिवर वाला पोर्शन होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वो होता है आपका एब्डोमेन कैविटी। थोरैसिस कैविटी और एब्डोमेन, ठीक है, थोरैसिस ऊपर है, एब्डोमेन नीचे है। थोरैसिस और एब्डोमेन के बीच में एक सेपरेशन किया गया होता है और वो सेपरेशन डायाफ्राम की मदद से किया गया होता है, ठीक है। डायाफ्राम इज द ऑर्गन या इज द मस्कुलर पार्ट विच डिवाइड्स थोरैसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिस और एब्डोमिनल को डिवाइड करने के लिए जो मस्कुलर पार्ट होता है या जो ऑर्गन होता है उसी को हम डायाफ्राम बोलते हैं। अब जरा प्रैक्टिकली देखो, आप ऐसे आपका उस थ्रोट से ओसोफेगस होता हुआ, ऐसे ओसोफेगस होता हुआ आएगा, ठीक है, ऐसा होता हुआ आएगा और ये ऐसे टर्न लेगा। अब आपका स्टमक जो है वो किस साइड है, आप देखो आपका स्टमक किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो मतलब कि लेफ्ट साइड है, ठीक है। अपर एब्डोमेन के एकदम ऊपर साइड में ही प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। मतलब अगर ये डायाफ्राम है, ऊपर वाली थोरैसिस कैविटी है, ठीक है, ये अगर डायाफ्राम है आपका, ये डायाफ्राम है, और अगर ऊपर वाले थोरैसिस कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, पूरा ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो लेफ्ट साइड और एकदम ऊपर ही प्रेजेंट आपको क्या होगा, आपका स्टमक पर आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो डायाफ्राम होता है, ठीक है। एम्प्टी स्टमक जे शेप्ड होता है, जो खाली पेट होता है उसका शेप आपका जे होता है, ठीक है। और स्टमक की जो प्राइमरी फंक्शन है, जो प्राइमरी काम है इसका, वो स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब आपका सिर्फ इसमें बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड कुछ थोड़ी बहुत बातें ओसोफेगस की बचती है। तो 3 पार्ट बचा है, ये 3 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो की टाइमिंग डिले हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं ऑन टाइम देने की। वीडियो रेगुलर आएंगी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइमिंग की है, बट वीडियो रेगुलर आएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। बाकी जो 3 पार्ट में आपको पढ़ाया गया, जो आज पढ़ाया गया, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप मानिए आपको बोर्ड देना है, तो आई थिंक जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में कॉस्ट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो पढ़ाया समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।